नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। कानपुर जैसे कुछ शहरों में ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और ये सब इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले 4 संस्थानों समेत अज्ञात 9 आरोपियों पर आरोप है कि वो फर्जी तौर पर हलाल सर्टिफिकेट देकर समाज में सद्भाव बिगाड़ने की आपराधिक साजिश कर रहे थे और ऐसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। और इससे आ रहे पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी हरकतों में भी हो रहा है। यूपी सरकार ने हलाल उत्पादों पर बैन लगाते हुए कहा है कि भारत के खाद्य सुरक्षा कानूनों में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है और चिकित्सा उपकरण जैसी चीजों में भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऐसे उत्पाद को सर्टिफिकेट देना कानून का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि मांसों के डिब्बा बंद उत्पादों के निर्यात को लेकर शुरू किए गए हलाल सर्टिफिकेशन में अब चीनी, शहद, चाय, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर दवाइयों और कॉस्मेटिक्स तक का हलाल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है और इसके पीछे सही मंशा नहीं है। हालांकि जिन संस्थानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें से एक जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है और सरकारी प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेशन करने का दावा किया है। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से देश का सद्भाव बिगड़ रहा है, क्या हलाल सर्टिफिकेशन के प्रावधानों का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, क्या घरेलू कारोबार के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कानूनी रूप से वैध है और क्या भारत जैसे देश में जहां तमाम मानक संस्थान मौजूद हैं वहां सिर्फ मजहबी आधार पर कोई अलग और प्रमाणीकरण संस्थानों की जरूरत है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हलाल शहद, हलाल चीनी, हलाल चाय, हलाल बिस्कुट, हलाल दवा, हलाल तेल, हलाल साबुन, हलाल टूथपेस्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजहबी मुहर के साथ किए जा रहे अवैध कारोबार को बंद कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग के लिए हलाल मार्ग के साथ किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री बंद कर दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि साजिशन शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए भी फर्जी हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। मजहबी भावनाओं को भड़काकर क्षेत्र विशेष में हलाल सर्टिफाइड कारोबार को बढ़ाने की देश विरोधी साजिश की जा रही है। धन अर्जित होता है, उसका उपयोग कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। और इसी शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल इन दिनों भारत के अंदर हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का कारोबार संगठित तौर पर बढ़ाया जा रहा है। दिलचस्प ये है कि इसमें डेयरी उत्पादों से लेकर शहद जैसे शाकाहारी पदार्थों का भी हलाल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है और इससे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के घरेलू कारोबार में एक पक्षीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा। हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब है कि इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से उत्पाद मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वैध है। मतलब इस सर्टिफिकेशन में गुणवत्ता, इस पर पूरे देश में स्वास्थ्य वैज्ञानिकता की जगह धार्मिकता सबसे बड़ा मानदंड है, जिसमें इस्लामिक उपभोक्ता के लिए अलग बाजार बनाने की बुनियादी विचारधारा है। दरअसल भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तब इस्लामिक विधि से ज़िबह किए गए पशु के मांसों की बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया गया। वध की इस विधि में पशु को ज़िबह किया जाता है, गर्दन की हड्डी नहीं काटी जाती। अगर गर्दन की हड्डी काटकर वध किया गया है तो उसे हलाल नहीं माना जाता। इसी तरह हलाल सर्टिफिकेशन चलन में आया और धीरे धीरे मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफाइड चीजों की मांग बढ़ने लगी और आज करीब भारत में 3.5 लाख करोड़ का हलाल कारोबार बताया जाता है। वैसे तो भारत में सभी निजी संस्थान ही हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं, लेकिन वो सरकार की 3 संस्थानों के दायरे में आती हैं, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज यानी NABCB और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA से मंजूरी के बाद संस्थान हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं। मांसाहारी खाद्य उत्पादों के लिए शुरू किए गए हलाल सर्टिफिकेशन का फायदा अब धार्मिक रंग देकर पूरे देश में सियासत हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन को जायज ठहराने वाले दूध, सब्जी, शहद, चीनी जैसी चीजों के भी हलाल सर्टिफिकेशन के पक्ष में है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। विदेशी कारोबार बढ़ाने में हुआ, इसका नतीजा हुआ कि कारोबार में इसे कामयाबी का मजहबी मंत्र माना जाने लगा और विशुद्ध शाकाहारी उत्पादों के लिए भी सर्टिफिकेशन जारी होने लगा। आज की तारीख में भारत में करीब 12 निजी कंपनियां सर्टिफिकेट दे रही हैं। इसके लिए उत्पादक को एक उत्पाद के लिए करीब 2 लाख रुपए देने होते हैं। सालाना नवीनीकरण भी कराना होता है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाले जमीयत जैसे संस्थानों का दावा है कि इसी सर्टिफिकेट की वजह से दुनिया में करीब $3.5 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार चल रहा है। तो मान लीजिए कि आप 52 मुस्लिम देशों से कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? 1.25 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी के राज में मीट एक्सपोर्ट है। भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो नंबर 2 पे मोदी जी ने मीट एक्सपोर्ट में हमें पहुंचाया। हम 52 देशों को कुछ दे रहे हैं तो उनसे कुछ ले रहे हैं। जब आप कुछ चीजें ले रहे हैं तो विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी भारत में उसका सेवन नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लेकिन हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाली यूपी सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ पैकेज्ड मांस के निर्यात कारोबार के लिए वैध है। ये भारत की घरेलू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 89 की मौलिक भावना के खिलाफ है। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस का हलाल सर्टिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों के खिलाफ दंडनीय अपराध भी है। अब धार्मिक रंग देकर पूरे देश में सियासत हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन को जायज ठहराने वाले दूध, सब्जी, शहद, चीनी जैसी चीजों के भी हलाल सर्टिफिकेशन के पक्ष में है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। हलाल पर बैन, सियासत, बेचैनी से मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमरान चौधरी जी, आप कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए शलभमणि त्रिपाठी जी, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को ये क्यों याद आ गया कि इस पर बैन लगाना बहुत जरूरी है? FIR का इंतजार किया जा रहा था सरकार की ओर से। अचानक से याद नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि इस प्रकार की कोई संस्था है जो कि हलाल और बिना हलाल का सर्टिफिकेशन कर रही है, सर्टिफाई कर रही है, उसके लिए 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए ले रही है, तो निश्चित तौर पर शुरुआती जांच हुई। शुरुआती जांच में यह पता चला कि इस प्रकार की कोई ऐसी वैधानिक संस्था नहीं है। आपको पता है कि FSSAI है जो क्वालिटी देखती है, उसके अलावा ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्वालिटी सर्टिफाई करने का अधिकार रखती है कानूनी तौर पे। लेकिन जो लोग हलाल का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, उनके पास इस प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक की रकम लेते हैं, सर्टिफाई करते हैं, और हद तो तब होगी कि ठीक है मीट प्रोडक्ट में बात शुरू होती है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि मीट प्रोडक्ट को लेकर ये हलाल और बिना हलाल की बात होती है। अब लिपस्टिक हलाल और बिना हलाल की हो गई, झाड़ू हलाल बिना हलाल का हो गया, शहद हो गया, आलू प्याज तक हो गया। तो ये तो धर्म के आधार पर आप सारे प्रोडक्ट्स को इस्लामिक और गैर इस्लामिक करना चाहते हैं। तो ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, कुरान से और शरीयत से नहीं चलता। ये बाबा साहब के जो संविधान है उसके दायरे में रहता है। उसके दायरे में क्योंकि ये संस्थाएं नहीं है, ये पैसे लेती हैं, उस पैसे का हिसाब किताब कहाँ जाता है, और इस प्रकार के आरोप हैं। ये सही बात है, क्या धर्म के आधार पर एक बड़ा बाजार तैयार करने की कोशिश की जा रही थी और उसके जरिए समाज के कुछ अराजक तत्वों को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश थी। कौन से लोग इस साजिश का हिस्सा है उसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, अब पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना, 2017 से ही आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब जाकर 2023 में जब 24 के चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, ऐसे में तब आपको याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बैन लगा दो। आपसे ही सवाल है ये शलभमणि जी। उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, अब अगर लगेगा कि गैर कानूनी तरीके से किसी चीज को अंजाम दिया जा रहा है तो उस पर बैन लगाएगी सरकार। वो इस इंतजार में थोड़ी ना रहेगी कि किसी का सर्टिफिकेट मिले उसके बाद हम देखेंगे। इस पर भी आलोचना क्यों सरकार की? अनुराग भदौरिया जी। मुझे तो
मुझे तो लगता है इस पे आलोचना तो नहीं हुई। इस पे सीधा सा सवाल पूछा गया है कि भाई इतने दिनों से आपने एक बात कही, जो पैसा आ रहा था वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में काम आ रहा है। भाई हमारी एजेंसी इतनी कमजोर होती चली जा रही है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि एजेंसी में काम जो विरोधी लोग हैं काम करने लग जाते हो, हमारी एजेंसी को पता नहीं चलता। आप बताइए ना कौन लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के विरोध में पैसा लगा के काम कर रहे हैं, उनका नाम बताइए और उनको सजा दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। कौन ऐसे खाली बोलने से थोड़ा होगा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए पैसा लग रहा है, तो लग रहा है तो आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। इतने दिन से देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतना कमजोर तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो बताइए, नाम बताइए कौन लोग हैं जो इस तरह का पैसा लगा के काम कर रहे हैं राष्ट्र के विरोध में। देखिए सिर्फ आपको बातें करनी, चूंकि चुनाव का वक्त आया है, अब आपको कोई एक नई नई बातें छेड़नी है। अरे कोई भी चीज मैं कहता हूं जो राष्ट्र को, जो हमारे संविधान में या हमारे कानून में नहीं आता है वो नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 112 में जो लड़कियां बाहर धरने पे, नहीं बात पूरी होने दीजिए, ठीक नहीं है। हाँ। ठीक, तो ऐसे में बात पूरी कर लूं ना। 112 में हमारी बेटियां जो काम कर रही थी 112 में, उनको आपने निकाल दिया बाहर, और वो यहाँ पे धरने पे बैठी, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। चर्चा ना हो जाए। जिस तरह से महिलाओं के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से आप देखो 69,000 भर्ती के, मैं जवाब ले लेती हूँ, एक एक करके आप मुद्दा उठाइएगा, वरना आपकी स्पीच ही हो जाएगी, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है अनुराग जी, आपने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और शलमणि जी वो ये भी जोड़ रहे हैं कि हमारी जो जांच एजेंसियां इतनी सारी हैं, अब तक वो क्या कर रही थी कि समाज में नुकसान पहुंचाने के लिए, एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए हलाल का सहारा लिया जा रहा था। जांच एजेंसियां क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को रिपोर्ट करके अपना काम करती हैं? काम होने दीजिए ना। आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा? जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों पे कार्रवाई होती है, सबसे पहले दर्द होता है समाजवादी पार्टी को, फिर कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि कोई ऐसी संस्था है जो हलाल का सर्टिफिकेट दे सकती है? क्या किसी संस्था को अधिकार है? और ये पैसा कहां जा रहा था? इतनी बड़ी रकम में ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, इस पैसे का हिसाब समाजवादी पार्टी को चंदा वंदा तो नहीं देते ये लोग? समाजवादी पार्टी को हम सब राष्ट्र के साथ खड़े हैं, बातों से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रवादी काम हो रहा है, राष्ट्रवादी। अनुराग जी उनको बोल लेने दें, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, उनकी आवाज आएगी। शलमणि जी हमारे साथ स्काइप से हैं। ठीक है अनुराग जी, प्लीज उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा एक एक करके प्लीज। कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है, बाकी तकलीफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को क्यों होती है? मुझे एक बात बताइए, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून को नहीं मानते क्या? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? क्योंकि संविधान के दायरे में ऐसी कोई संस्था नहीं है, और आप अगर उसके ठेकेदार हैं तो आइए ना, उसकी तरफ से वकालत कर लीजिए। अगर इन संस्थाओं के ठेकेदार हैं आप, तो आइए कोर्ट में आके आप उनकी तरफ से आप कोर्ट में डिफेंस दीजिए। अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच होने दीजिए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप हलाल का सर्टिफिकेट बांटते हैं क्या समाजवादी पार्टी वाले? कोई दर्द नहीं है। मैं तो कहता हूं बांटते हैं इस देश को, बोलिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी संस्थाओं पे आप कार्रवाई करो। कौन आपके साथ, कौन कहता है? अरे एक एक करके बोलेंगे प्लीज। अनुराग भदौरिया जी उनकी बात हो जाने दीजिए। ठीक है सर, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। अनुराग जी दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी आप बोलेंगे तो उनकी आवाज कट कर आएगी। शलमणि जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा जी, जैसे ही देश के सामने चेहरा बेनकाब होता है, ये बीच में टोकना शुरू करते हैं क्योंकि इनको लगता है सच सुन रहा है, सच सामने आ रहा है। अरे भाई आप इतने ही अगर हलाल के वकालत हैं करने वाले हैं तो आइए कोर्ट में सफाई दीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, कभी आप हलाल का फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी आप दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हैं, तो आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, हाँ भाई हम भी एक दफ्तर खोल देते हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं असीम वकार साहब आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, इनसे सीधी इनके पास देखिए, बीजेपी के पास 4 शब्द होते हैं। जैसे मैं जनता की समस्या की बात करता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, महिला की, तुरंत कहने लगते हैं आप लोग तो इसके विरोध में खड़े हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, आपने उनकी वकाल। अरे कौन कर रहा है भाई आपसे? आतंकवादी को तो छोड़ने आप गए थे, कंधार काजू पिस्ता खिलाते हुए अजहर महमूद को छोड़ने कौन गया था? आप ही छोड़ने गए थे ना अजहर को, हम तो नहीं गए थे। तो आप अपनी और मुकदमे वापसी की बात है कि आपकी सरकार में कितने मुकदमे वापस हुए आप बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। आप बता दीजिए कितने विधायक ऐसे हैं जिन पे संगीन मुकदमे। तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तुरंत कंधे पे सवार मत हो जाया कीजिए। हम कहते हैं यहाँ हर चीज कानून से होगा, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप उसे कार्रवाई करने के बजाय उसका माहौल बनाने लग जाते हैं, उसका ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे लोग उसकी मदद करने खड़े। इसका कानूनी पहलू क्या है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई। संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सैयद असीम वकार साहब, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या एक षड्यंत्र के तहत बांटा जा रहा था?
और सरकार ने ये कार्रवाई करके इस पर बैन लगाकर बिल्कुल सही काम किया है? देखिए मैडम, ये बहुत व्यापक मुद्दा है जी, और इतनी देर से जब से मामला ये आया है, एक बात कन्फर्म ही नहीं हो पा रही सरकार की तरफ से। सरकार का कोई प्रवक्ता या सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि हलाल के खिलाफ हैं या हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली फर्मों के खिलाफ हैं। पहले तो ये क्लियर कीजिए ना। मुझे लगता है कि योगी जी भी हलाल खाने के खिलाफ नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो कंपनियां अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, उनके खिलाफ बात हो रही है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जितनी चीजें वेजिटेरियन हैं उनमें हलाल की जरूरत नहीं है। वो चीजें जो खाने वाली हैं और वेजिटेरियन है लेकिन उसके अंदर कहीं से नॉन वेज इस्तेमाल हो गया, चर्बी इस्तेमाल हो गई या कोई और चीज इस्तेमाल हो गई, तो उसको जरूरत है। मैं समझता हूं पूरी दुनिया में हर धर्म को जरूरत है। शलभ भाई हैं, आप भी चिप्स खाते हैं, मैं भी खाता हूं। तो चिप्स जो हम और आप खा रहे हैं, उस चिप्स में जो चीज इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, लेस वगैरह में आप देखिए उनमें लगा रहता है लाल निशान, हरा निशान। ये बताता है कि साहब ये वेज है, इसमें नॉन वेज थोड़ा यूज हुआ है, तो कौन सा यूज हुआ है, ये जानकारी होना चाहिए। देखिए, कोई भी, मैं समझता हूं मुसलमान पूरी दुनिया में, मैं अपने लिए कह रहा हूं, और कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान में जो ये कहे कि साहब हम हराम चीज या खराब चीज खा लें। ये हम दोनों पे लागू है। इसके लिए काम करती है ना सर, इसके लिए अलग से कोई संस्था बनाकर, दरअसल इसके पीछे एक षड्यंत्र की भी बात कही जा रही है ना आसिम बकार साहब। देखिए, जो बातें सरकार की ओर से कही गई हैं, जल्दी से मैं वो लाइनें दोहरा देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए। पहले कहा गया है हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पिपरमेंट तेल, खाद्य तेलों, रवा, बेकरी उत्पादों पर भी होने लगा है। कुछ देशों में हलाला की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है, लेकिन देश के भीतर इसको लागू किए जाने की क्या जरूरत है? और देश के भीतर एक व्यापक बाजार इस सर्टिफिकेट के साथ बनाए जाने की क्या जरूरत है आसिम बकार जी? नहीं, मैं मैडम आपकी सारी बात समझ रहा हूं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं बहुत ही वाजे तौर पे बता रहा हूं। देखिए, आपने कहा सौंदर्य प्रसाधन, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, महिलाएं करती हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन, कुछ चीजें हैं जिनमें चर्बी का इस्तेमाल है या एनिमल्स की कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, तो उसकी जानकारी हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी होना चाहिए कि अगर ये इसमें कोई ऐसी नॉन वेजिटेरियन चीज मिलाई गई है तो क्या मिलाया गया है, क्या यूज करने है लायक या यूज करने लायक नहीं है। तो ये मुसलमानों का सवाल नहीं है। अब नागालैंड में कुत्ता खाया जाता है तो मुसलमान कभी नहीं खाएगा। हमारे देश में बहुत से लोग पोर्क भी खाते हैं, खाए। बहुत से लोग अन्य जानवर भी खाते हैं, खाएं। लेकिन मसला ये है कि जिस सेंस में बात हो रही है वो सेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, हलाल और हराम क्या है ये तो जरूरी है। अब चिप्स है, लेस में आप जाके देखिए क्या यूज कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हैं वो तो वेजिटेरियन समझ के खा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। बहुत सारे सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। देखिए, बहुत से प्रोफेसर इमरान चौधरी जी जो बातें कह रहे हैं आसिम बकार जी, नंबर्स हैं, उसको किस तरह से आप लेंगे? और दूसरी बात यह कि क्या व्यापार को बढ़ाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत आन पड़ी और इस वजह से इसको इतनी तवज्जो दी जाती रही है अब तक, जिस पर रोक लगा दी है, बैन लगा दी है यूपी सरकार ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आज ये बहस शुरू की गई है, इसमें मैंने जहाँ तक अंदाज़ा किया है ये हलाल सर्टिफिकेट के लिए आखिर इन कंपनियों को किसने ऑथराइज़ किया है कि ये हलाल या हराम का फ़र्क बताएंगे सबको? क्या जैसे फसाई की अपनी एक तंजीम है वो बताती है कि ये सब चीज़ें ऑथराइज़ करना है, तो क्या गवर्नमेंट से कभी इन्होंने बात नहीं करी इसके कि हम इसके लिए ऑथराइज़ बनेंगे, अरब ममालिक में गोश्त भेजना है नहीं भेजना, क्या चीज़? और इस हलाल का इस्तेमाल जैसे आपने बताया कि गोश्त के लिए हुआ करता था पहले, जो गोश्त यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन आज कपड़े पे, तेल पे, साबुन पे, दालों पे, इन पे भी हलाल की स्टैंप लग के आ रही है।
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश तो ये नजर आ रही है कि जितना ये देखा जाए जो ये एक हलाला गैंग था ना, ये अब हलाल पे उतर आया है, तो ये अपनी उस तरीके से पैसे लेता होगा या जो भी करता होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इन्होंने इस तरीके से गेम शुरू कर, मैं इस पे नहीं जाता। आप देखिए कि अगर एक कोई सच्चा पक्का वेजिटेरियन होता है ना, वो चाहे कोरिया चला जाए, जापान चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, वो अपनी वेजिटेरियनिज्म को जिंदा रखता है और वो कहीं पर भी अच्छा हलाल वेजिटेरियन तलाश कर लेता है। इसी तरीके से इससे पहले कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर भी ये नहीं होता था, मुसलमान भी जिस जगह जाता था अपना हलाल गोश्त या हलाल खाना तलाश करके खाया करता था। लेकिन ये काम जो इन्होंने शुरू करा है, ये कंपनियों से कहीं ना कहीं मिलकर के एक नाजायज पैसा, नाजायज पैसा कमाने का ये नया तरीका निकाला है। अब इसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि एक उलेमा की मीटिंग बैठे और वो इस पे बात करे कि जिस तरीके से ये पैसे ले रहे क्या वो हलाल है कि हराम है। ऐसा ना हो कि जेब में हलाल। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमारी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, जो संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं। इसका फैसला चूंकि अब ये हमारे देश की जो जनता है उसके बीच में और खास करके जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में सवाल उठ रहा था कि बार बार हर पैकेट के ऊपर ये हलाल की स्टैंप क्यों आ रही है, हलाल की स्टैंप क्यों आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमानों के लिए पैकेट बनाया जा रहा हो। और हलाल सर्टिफिकेशन क्या धंधा है, इसको लेकर पैसों का क्या खेल चलता है, वो भी टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले क्या है इसके पीछे का कानूनी और वैधानिक आधार, जरा उसके बारे में जानकारी अपने दर्शकों को दे देती हूं। लोगों के ज़हन में सवाल होगा, क्या शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है? तो भारत में इसकी जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई कानून है। भारत से मुस्लिम देशों को भेजे जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए यह जरूरी होता है जिससे वहां के उपभोक्ता ये सुनिश्चित कर लें कि ये प्रोडक्ट मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार बने हैं या फिर नहीं बने हैं। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर अगर एक बड़े बाजार में इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो उसके पीछे कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, और एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया है क्या वो सही है, क्या इसकी बुनियाद धार्मिकता है, उसको बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है और कुछ देश विरोधी लोग भी इसके पीछे हैं, ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये भी है, हलाल सर्टिफिकेट का कानून क्या है? मीट प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के लिए दर्शकों को बता दें कि 2023 में ड्राफ्ट गाइडलाइन नोटिफाई की गई थी, लेकिन ये किसी वजह से लागू नहीं हो पाई। ऐसे में अभी इसे लेकर कोई भी कानून या कोई भी गाइडलाइन नहीं है। और यहां पर हम आपको दिखा भी रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन कानूनी क्या है, इसको लेकर जितनी भी जानकारियां हैं वो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संगीत रागी जी, आपके पास आते हुए, लेकिन आम लोगों के ज़हन में तो यही सवाल होगा ना कि इतने सालों से सरकार है, अभी तक इसको क्यों नहीं रोका गया? एफआईआर दर्ज करने का क्या इंतजार किया जा रहा था? और इसके जरिए क्या एक बड़ा बिजनेस वो प्रभावित नहीं होगा, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? क्योंकि विदेशों में भी जितने भी सामान जाते हैं, क्या उस पर इसका असर नहीं होगा अगर इस तरह का माहौल देश के भीतर होगा और बैन लगाया जाएगा तो? संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, हमारे देश में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये हलाल इकोनॉमी क्या है। चूंकि मैं पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये 9.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरे दुनिया में होने जा रही है। देखिए, हलाल का मतलब है जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वाजिब है या गैर वाजिब है। जो कुरान और सुन्नत में वर्जित है उसे हम हराम कहते हैं, और जो कुरान और सुन्नत के अनुसार है वह जो है वो हलाल कहलाता है। उसमें पूरा डिस्कशन, उसमें पूरा आप जाएंगे तो यानी कि एक प्रकार से शरीयत के अंदर जो चीजें हराम है वो हराम है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, और जो चीजें वो हलाल है वो चीजें उनके लिए स्वीकार्य है। अब रही बात कि पहले ये चीजें जो होती थी वो मीट के लिए होती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि कॉस्मेटिक से लेकर के यदि वुलन सॉल है तब भी, यदि आप जैकेट बना रहे हैं तब भी, यदि कॉस्मेटिक्स है तब भी, यदि लिपस्टिक है तब भी, ये सारी चीजें हैं। और आपको बड़ा जान करके हैरानी होगी, इसको आप जरा कंफर्म कीजिएगा, ये मैं कहता हूं ये इस्लामिक एसर्शन है, पैन इस्लाम का एसर्शन है। और इसके आरन पूरी दुनिया जो है, यूरोपियन मार्केट भी है, वो झुक करके इस्लामिक कंट्रियों को सप्लाई करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेकर के वो बेशक सारी चीजें मशीन से करते हैं, यानी कि कुरानिक इंजंक्शन वो करें या न करें, सर्टिफाई करके, फेक सर्टिफाई करके अपना मुस्लिम देशों के साथ व्यापार करते हैं। दुर्भाग्य से भारत के अंदर भी ये एजेंसी काम करना शुरू कर दी है, और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि रेलवे वगैरह में भी इस प्रकार का जोर पकड़ा है। इसको प्लीज कंफर्म जरा कीजिएगा
कि हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट वहां भी बांटे जा रहे थे, जिसका विरोध किया गया था। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कल जाकर के करीम के दुकान पर हम जाकर के ये पूछना शुरू कर दें, या मैकडोनल्ड पे दुकान पे जाकर के ये हिंदू शुरू कर दे कि तुम्हारा झटका है या हलाल है, ये तुमको बता दो, तभी हम तुम्हारे दुकान पे आएंगे, नहीं तो क्या होगा? तो फिर इस देश में मैकडोनल्ड की कंपनियों का क्या होगा, करीम के दुकान का क्या होगा, बाकी और सारे जो गारमेंट्स के मार्केट हैं उनका क्या होगा? ये मैं कह रहा हूं उभरते इस्लामिक एसर्शन का एक सिंबल है। इट इज ए मार्कर ऑफ इस्लामिक एसर्शन। इस बात को मैं बहुत गंभीरता और सहज से कह रहा हूं। इस्लामिक बैंक की यहां पर बात हुई थी, और मजेदार बात है कि इस्लामिक बैंक की बात जो है वो करने वाले और कोई नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस बात की थी। तो ये चीजें जो है ये अपने आप में ही कॉमनल है, अपने आप में हलाल सर्टिफिकेशन, अपने आप में कॉमनलाइजेशन ऑफ। अनुराग भदौरिया आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? दुर्भाग्य नहीं, अनुराग भदौरिया को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इनके बारे में इनको ABCD भी नहीं मालूम है। ये सिर्फ इतना जो होता है वो चौथे क्लास के स्कूल का बच्चा जैसे करता है, वही हिंदू मुस्लिम करने लगे। संगीत रागी यही बात कहेंगे, और तीसरी बात बोलेंगे इनको प्रोफेसर किसने बना दिया है। तो मैं बता रहा हूं कि हलाल मार्केट और हलाल इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद टेलीविजन पर आकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, एक बार उनका भी पक्ष हो जाए, उसके बाद असीम वकार साहब सब मैं आपके पास। मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या गलत बोला? सुनिए, मैंने क्या गलत बोला कि इनको प्रोफेसर किसने बना दिया? उन्हें खुद ही पता है ये सवाल होगा, क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं होता हम प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो ऐसी आए बाएं साएं बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। वो हिंदुस्तान की जब आप बात करते हो तो कम से कम हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हो तो गैर संवैधानिक संस्थाएं कोई भी अगर यहाँ पे होंगी तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, और जो कार्रवाई होगी वैध होगी, उसके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। लेकिन आप ज्ञान देने लगे यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बात कर रहे हो धर्म की बात? हमने तो धर्म की बात ही नहीं कही, हमने तो बोला ही नहीं हिंदू मुस्लिम, आपने बोला हिंदू मुस्लिम। मैं कहना चाहता हूं आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि चुनाव आ गया है, आपसे असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए। असली मुद्दे क्या हैं ये आप बोल नहीं सकते। आप अपने आप को प्रोफेसर बताते हो, स्टूडेंट को क्या पढ़ाते होगे कि मुद्दे क्या है, अर्थव्यवस्था देश की कैसी है, बताते हो आप स्टूडेंट को कभी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? ठीक है, आपको लग रहा है कि ये जरूरी मुद्दा नहीं है? अनुराग भदौरिया जी, आपको लग रहा है जरूरी मुद्दा नहीं है, इस पर बहस बेकार है, आपको ये लग रहा है? अनुराग भदौरिया जी, मैं कह रहा हूं समाज में, अरे मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने। मैंने कहा समाज में असली मुद्दों से और भी जो गंभीर मुद्दे हैं, ये तो कानूनी कार्रवाई सरकार करती रहेगी अगर कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन समाज में जो असली मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव के आने के पहले पूछा जाएगा ना आपसे, जनता पूछेगी, आप बताइए कि आपने महंगाई पे क्या काम किया है, जो लोगों की कमर टूटी हुई है। लेकिन वो संगीत रागी कहां से बताएंगे कि अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते होंगे, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, बता पाते होंगे? नहीं बता पाते होंगे। ठीक है, बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी जी मैं आ रही हूं आपके पास। ठीक है, वो बार बार इसी बात पर रुके हुए हैं कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से सोचा समझा यह कदम उठाया गया है। शलमणि जी, चित्रा जी, असल मुद्दों का ठेकेदार कौन बन जाता है? वो लोग जो अब से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में गए थे, घूम घूम के पूरे अपने मुद्दों पर बात करके आए थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दरकिनार कर दिया, उनको किनारे कर दिया, क्योंकि उनकी असलियत जानती है कि जहां पर भी आएगा इस बात की तुष्टीकरण का मसला आता है, वहां समाजवादी पार्टी कूद पड़ती है। अभी देखिए आसिम वकार साहब की आपने बात सुनी, आसिम वकार साहब बड़े नेता हैं जो है अपनी पार्टी के, और कितनी समझदारी से उन्होंने एक बात कही। मैं बिल्कुल इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि जो लोग ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि नहीं साहब किसी एक धर्म विशेष का अपना एक अलग तरह का खान पान होता है, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी आती है जो रातों रात खड़ी होती है और वो ठेकेदार बन जाती है कि हम सर्टिफाई करेंगे, तो उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि कोई भी भारत सरकार हो, कोई भी हमारा आर्थिक विभाग हो, कोई भी हो, जब तक उसको अधिकार न दे, उसको अधिकार नहीं मिल जाता कि वो सर्टिफाई करना शुरू कर दे ये लिपस्टिक हलाल है कि नहीं है, फर्नीचर हलाल है कि नहीं है। इस पर कार्रवाई हुई है, और ये पैसा कहां जाता है आप समझिए। इसके नाम पे ब्लैकमेलिंग कैसे होती है। तमाम जो बड़े कारोबारी, उनसे कहा जाता है भाई देखो तुम सर्टिफिकेट अगर हमसे नहीं लोगे तो हम तुम्हारा नहीं सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ त्रिपाठी जी, ये क्या रातों रात हो गया है? रातों रात ये जानकारी सरकार के पास गई और उसके बाद बैन लगा दिया गया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, कार्रवाई हम ही ने की ना। कार्रवाई समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, कार्रवाई कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। हमने कार्रवाई की है ना, और कार्रवाई जिनके लिए की है उन सबको समझ में आ रहा है
हिंदू और मुसलमानों सब इस मामले में क्लियर है, उनको ये पता है कि ये कार्रवाई जायज है, क्योंकि जो लोग करते हैं। अब आप बताइए प्याज जो है कहां से जायज, कहां से हलाल और गैर हलाल हो जाएगा। अभी मुझे एक कारोबारी ने बताया कि सब्जियों तक पे कुछ लोगों ने उस पर ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी कि हलाल है, अभी कहां से होगा। तो ऐसे में तमाम सारी ऐसी संस्थाएं जो गैर कानूनी तरीके से, यूपी में तो बैन कर दिया गया, उधर एमपी में तो बैन नहीं है, फिर भी बेचैन है। केंद्र सरकार से भी पलटकर सवाल पूछा जाएगा। फिर पूरे देश के लिए आप इस तरह की कोई योजना लेकर आइए जहां पर देश विरोधी लोग लिप्त हो और नुकसान पहुंचाने की हिंदुस्तान को कोशिश कर रहे हो, तो फिर सिर्फ यूपी। बहुत सारे ऐसे चित्रा जी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है। हमने लव जिहाद पे जब कानून बनाया तो आपको पता है कि लव जिहाद का कानून बहुत लोग कहते थे कि नहीं ये तो पूरे राष्ट्र के लिए होगा तब हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बना दिया। लाइसेंस बांटने का अगर धंधा चल रहा है तो फिर ये पूरे देश की समस्या हो गई ना शैलमणि त्रिपाठी जी, ये एक राज्य विशेष की बात नहीं रह गई है। फिर अगर जो बातें आप कह रहे हैं आपकी बातों में दम है तो देखिए बिल्कुल, अगर हमारे राज्य में शिकायत आई है तो हमने अपने राज्य में शिकायत दर्ज की है, और ये शिकायत में आप देखिए जो शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है, उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि इस पैसे का दुरुपयोग कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उसमें तमाम सारी एजेंसियां आएंगी, और अभी ये शुरुआत है, इतनी घबराने की बात नहीं है। अनुराग भदौरिया तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो चंदा जाता था, ये जो हलाल बांटने वाला सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियां है वो बंद हो जाएगा। भाई हलाल बांटने वाली, हलाल का सर्टिफिकेट बांटने वाली जो एजेंसियां हैं वो समाजवादी पार्टी को चंदा देते रहेंगी। आप परेशान मत होइए, आपका धंधा बंद होने वाला नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी है, इसलिए हमने कार्रवाई की है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए। कह रहे पैसा कहां जा रहा है, इसको चंदा जा रहा है। अरे प्रूफ दे दीजिए ना, पैसा जा कहां रहा है। हम भी जानना चाहते हैं कहां जा रहा है पैसा, हम भी जानना चाहते हैं कौन है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कौन है जो पैसा देश की विरोधी गतिविधियों में पैसा लगा रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे, बोल बच्चन आप लगातार। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी आप ये कह रहे थे यहाँ विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं। क्या हो उन विदेशी एजेंसियों का, क्या पता लगाया आपने? बताइए आप, वो विदेशी एजेंसियों का पैसा किसने दिया था, कौन है जिसको सजा मिली उसके अंदर में, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किन लोगों पर कार्रवाई होगी, बताइए। हम भी जानना चाहते हैं। हमेशा हर बात पे ये बोल के कि यहाँ पे हम भी चाहते हैं, देश का हर नागरिक चाहता है अगर देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैसा देश के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा कि खाली बोल बच्चन करोगे। बोल बचन कर रही है, बोल बचन नहीं होगा, आपको कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन यहां पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूं, उसके बाद संगीत रागी जी और सर आपके पास आ रही हूं। भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तब इस्लामिक विधि से जिबा किए गए पशु के मांसों की बिक्री के लिए इसके इस्तेमाल की शुरुआत की गई थी। वध की इस विधि में पशु को जिबा किया जाता है, गर्दन की हड्डी नहीं काटी जाती, और अगर गर्दन की हड्डी काटकर वध किया गया तो उसे हलाल नहीं माना जाता। इस तरह से इसके सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि सिर्फ मांसों की बिक्री को लेकर। लेकिन धीरे धीरे सोचिए इसका व्यापार इतना ज्यादा बड़ा होता हुआ चला गया कि मौजूदा वक्त में हलाल सर्टिफाइड चीजों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ का हलाल कारोबार बताया जाता है। और संगीत रागी जी, अगर इतना बड़ा कारोबार है तो सरकार जो तत्काल फैसले ले रही है क्या वो प्रभावित नहीं करेगा इसको? संगीत रागी जी देखिए, दो बातें हैं। आप देखिए इस असर्शन के बारे में आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। पतंजलि को अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा है, यानी कि पतंजलि जो प्रोडक्ट दे रही है, बाहर बेच रही है, उसको लेना पड़ रहा है हलाल सर्टिफिकेट। यानी कि वो कुरानिक इंजंक्शन और सुन्ना के अनुसार वो प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा पतंजलि क्लेम कर रही है, और तभी बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये इस्लामिक असर्शन है। मैकडोनल्ड की जो टिक्की आप लेते हैं वो हलाल है या हराम है, ये आज से 20 साल पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज मैकडोनल्ड को करना पड़ रहा है। आप स्टारबक्स जो है वो कॉफी बेचता है, ये कॉफी तो इस्लामिक वर्ल्ड में पता ही नहीं था कि दुनिया में आया कैसे है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड अब कह रहा है कि स्टारबक्स जो कॉफी बेचती है वो भी हलाल है या हराम है, ये सर्टिफाई करे। आप इसके खतरनाक अंजाम आप समझ लीजिए। जैसे डाइटरी पैटर्न जो है यहूदियों का कौशर लाज होता है, वैसे ही, और वहां उसको बड़ी वो सख्ती से अपने में लागू करते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया पर वो नहीं थेपते हैं। कल जाकर इंडियन रेलवे में शुरू हो जाए, एयरपोर्ट पर शुरू हो जाए, तो आप सोच लीजिए, ये तो एक अपनी जनसंख्या का दबाव बना करके इस प्रकार का मार्केट क्रिएट करना है, यानी कि इस्लामिक आइडेंटिटी को भारत के समाज पर एसर्ट करना है। मैं इसे इसी रूप में लेता हूं, और ये बहुत खतरनाक। मैं असीम बकार साहब आपके पास आऊंगी, इमरान चौधरी जी, लेकिन उसके पहले संगीत रागी जो बातें कह रहे हैं क्या वो सही है?
देखिए, किसी हद तक संगीत रागी जी सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि ये जो बताया था कि हलाल मतलब ये कि जायज है, और हराम मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित, ममनू मतलब कि ये आपके लिए मना। ठीक है। मगर हो क्या रहा है कि ये जायज कैसे होगा? एक स्टेट को आप बगैर बताए जो है वो हलाल का फतवा या हलाल का स्टैम्प दिए चले जा रहे हो, तो क्या हलाल का काम करने वाले खुद नाजायज तरीके से इस काम को कर रहे हैं? तो सवाल इस पर भी बनता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो बगैर स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए कैसे इस तरीके की ये हलाल की स्टैम्प सबको दिए जा रहे हैं। और ये हलाल अगर देखा जाए गोश्त के लिए दे रहे हैं, तो क्या सारे सलाटर हाउस में उलेमा की नियुक्ति हुई भी है? सारे आलिमा बैठ के चेक कर रहे हैं कि ये हड्डी कटी नहीं कटी है? पढ़ने वाले ने पहले अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी हलाल करते समय? तो उस सब चीजों पर ये क्या सिर्फ मोहर देने के बाद बात कोई बनेगी कि ये हलाल है या हराम है? अरे लेकिन यहाँ पर जो 12 कंपनियां हैं जो इस तरह का हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, NABCD के तहत उनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो इस पर तो केंद्र सरकार को अब देखना होगा कि इस तरह की कंपनियां क्या कर रही हैं। केंद्र सरकार को 12 ऑब्जेक्शन लेना होगा, उस पर करना होगा बिल्कुल उन पर, और एक कमेटी बना करके इसके ऊपर उलेमा को बताना पड़ेगा कि ये हलाल के ऊपर सही फैसला लेने वाली कमेटी है। ये बताना पड़ेगा अपने सरकार मुस्लिम को, समाज ये बताना पड़ेगा ना कि निर्यात के लिए केवल इस तरह के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्ट के ऊपर, आप देश के भीतर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस और अगर ऐसा कहीं है तो उस प्रोडक्ट को क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए, या आप जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? वो स्टेट को या अपने देश को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कैसे ऐसा काम कर सकते हैं लोग? बोलिए असीम वकार साहब, जो बातें यहाँ पर आई हैं क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुस्कुरा भी रहे हैं। बात कही थी, फिर से उसी बात पे कायम हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए अगर हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, बाहर से कुछ इंपोर्ट करेगा या बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर आने वाले सामान में भी हलाल, अगर खाने पीने का सामान है तो हलाल का सर्टिफिकेट होगा। यहां से जाने वाला जो सामान है अगर खाने पीने का है तो उस पर भी हलाल का सर्टिफिकेट होगा, तभी वो अपने क्या इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, कई जगह तो नाम भी ले लूंगा, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसने एक रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट गुजरात से है, 2 बहनें हैं, मौली और ग्रीष्मा। ग्रीष्मा और मौली ने एक रिसर्च की कि व्हाट इज हलाल। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में तो बड़े बड़े स्टोर हैं हलाल के, हलाल स्टोर, हलाल मॉल, इस तरह से करके। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे लिपस्टिक है, लिपस्टिक में भी एक इलास्टिन नाम की चीज इस्तेमाल होती है जिसको पिग फैट बोलते हैं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं अपनी हिंदू बहनों से भी, वो बहनें जो प्योर वेज हैं उनको सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। हलाल का मतलब होता है वैध, लीगल, हराम का मतलब होता है इलीगल, अवैध। ये कोई ऐसा अल्फाज नहीं है कि इसको पर्टिकुलर जोड़ दीजिए मुसलमानों से। हलाल चीज वो होती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे मजहब में जो चीजें हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हलाल कहते हैं। मैं आपसे भी चित्रा जी कह रहा हूं, एक रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। लिपस्टिक तो सभी औरतें लगाती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लगाती हैं। सरकार को निर्णय लेना चाहिए ना, प्राइवेट इस तरह की संस्थाओं की ओर से क्यों इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाए, और भीतर भी देश के भीतर अलग अलग राज्यों में क्यों किया जाए। और यकीनन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं असीम वकार साहब जिसके ऊपर लिखा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा रहता है, और वो ये इन लोगों की ओर से सर्टिफाइड नहीं होती हैं। अकेले गुजरात में सुनिए, अकेले गुजरात में 300 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेट लगाती हैं। सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूं, सिर्फ गुजरात की 300 कंपनियां। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी जैन बहनों को, हिंदू बहनों को, सिंधी बहनों। और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। हलाल प्रोडक्ट को लेकर कानपुर में छापेमारी की खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। हलाल प्रोडक्ट पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े मॉल के कई रेस्टोरेंट में छापेमारी की खबर है। प्रशासन की 5 टीमों ने एक साथ शुरू कर दी है रेड। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर इस तरह की छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। आपको बताते चले, हलाल शहद, हलाल चीनी, हलाल चाय, बिस्किट, दवा, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, किसी के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ अगर बिक्री करता हुआ पाया जाएगा
तो फिर उस पर रोक लगाने का पूरा इंतजाम सरकार की ओर से किया जा चुका है और पहली बड़ी छापेमारी यहां पर कानपुर में की गई है। अपनी बात आप पूरी कर लें असीम वकार जी, उसके बाद मैं शलभ मणि जी आपके पास फौरन आऊंगी। असीम वकार जी, बार बार आप गुजरात का हवाला दे रहे हैं कि 300 कंपनियां वहां पर लगी हुई हैं। हाँ, आप इसको सर्च कीजिए, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं तो चाह रहा हूं पूरा देश जाने। अब आपने शुगर का नाम लिया, अमेरिका में और बाकी जो और कंट्रीज हैं जो शुगर प्रोडक्शन करती हैं, वहां के ऊपर बोन चार से इसको शुगर को साफ करते हैं। बोन चार से मतलब हड्डी से बने हुए कोयले और बुरादे से साफ होती है कलर लाने के लिए जी। तो इसकी जानकारी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना हमारे चाहिए। क्या हिंदू भाई व्रत में खाते हैं देश के तो मैं चाहता हूं कि अगर कभी इंपोर्ट हो शुगर, अमेरिका की इंपोर्ट हो चीनी की शुगर, बात नहीं हो रही है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को बताए। हाँ, अभी तो देश के भीतर के प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, इसको लेकर मैंने आपसे कह दिया कि क्या जानकारी नहीं होना चाहिए। आसिम वकार का विरोध मत कीजिए। मैं आपके धर्म की बात कर रहा हूं, अपने धर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबके धर्म की बात होनी चाहिए। यहाँ पर एक धर्म विशेष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सबके धर्म की। आपकी बातों पर संगीत रागी जी कुछ कहना है, उसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी जी मैं फौरन आप। क्यों आप उनकी बातों से सहमत नहीं है संगीत रागी जी? वो तो कह रहे हैं मैं तो हर एक धर्म की बात कर रहा हूँ कि क्या जो शुगर है वो खाने योग्य है नहीं है, लिपस्टिक लगाने योग्य है नहीं है। चित्रा जी, असीम वकार जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत चतुराई से उन्होंने बातों को किनारे कर दिया। देखिए, हलाल का मतलब है जो इस्लाम और सुन्नत के अनुसार, जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वैध है या अवैध है। जो अवैध है वो हराम है, जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वैध है वो हलाल है। तो ये मत आप कहिए कि ये एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह एक धर्म विशेष के लिए ही लागू होता है। वैसे ही जैसे यहूदी लोग जो हैं अपने डायटरी पैटर्न के लिए कॉशर लॉज ला करके अपने यहाँ और उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारत एक हिंदू बहुल देश है। 80% हिंदू आबादी जहां हो, 78% आबादी हो, कल जाकर के ये मार्केट यदि रिलीजन के नाम पर बढ़ता है तब क्या अंदाजा है कल जाकर के हिंदू कहना शुरू कर दे कि जो मुस्लिम सब्जी बेचता है वो हलाल के वो हलाल सर्टिफाइड है, हम इस सब्जी को नहीं खरीदते हैं, तब तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं। देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आगे क्या होगा? अब छापेमारी होती रहेगी जैसा कानपुर में हुआ? कार्रवाई होगी चित्रा जी। अभी हमारे साथी ने कहा कि कुछ चीजों में पोर्क मिलाया जाता है, कुछ चीजों में शक होता है, किसी जानवर का खून मिलाया जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप सरकार से इसकी शिकायत करिए कि साहब देखिए इसमें ये चीजें मिलाई जा रही हैं और ये चीजें गैर वाजिब नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है। कि आप कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे साहब कि हम तय करेंगे कि हलाल क्या है और गैर हलाल क्या है, ये अधिकार तो आपको नहीं मिल जाता। अगर आपको कहीं भी शक है कि किसी शाकाहारी प्रोडक्ट में कोई भी चीज, लिपस्टिक ये क्यों ना हो, अभी आपने कहा कि लिपस्टिक में पोर्क मिलाया जा रहा है, सुअर मिलाया जा रहा है, तो आप शिकायत करते ना। आप इसके लिए दुकान खोल के नहीं बैठ सकते और उसके लिए 5-5 लाख रुपए तक की रकम नहीं वसूल सकते। ये तो पूरी तौर पर गैर कानूनी। और दूसरी तुलना अमेरिका की मत करिए। यहाँ सीरिया को देखकर और फिलिस्तीन को देखकर यहाँ पर कानून नहीं बनाए जाते। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून है, उस कानून को सबको मान। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई भी आधिकारिक संस्था नहीं है, लेकिन उसको परमिशन लेकर कामकाज करना होता है। यूपी सरकार की ओर से ये जो बड़ा और कड़ा कदम हलाल सर्टिफिकेट देने वाले को लेकर उठाया गया है, आगे आने वाले वक्त में इसका कैसा पड़ेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।